अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। स्टैब्लिशमेंट और खासतौर पर आर्मी चीफ से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लबो लहजे में तब्दीली और लचक के मुजाहरे को पिछले 2 साल से जारी महाजराई की फिजा को ख़त्म करने के लिए अहम पेशरफ के तौर पर देखा जा रहा है। मगर जहाँ कई लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कदम पीछे हटने को खुशाइन करार दे रहे हैं, वहीं इस मौक़िफ़ की तब्दीली की टाइमिंग को लेकर कई क्यासाराइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जबकि अहम बात यह कि 2 रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आर्मी चीफ के नाम पैगामात का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब भी जारी है, क्योंकि उमर अयूब और अलीमा खान की जानिब से आर्मी चीफ को इमरान खान के पैगाम पहुंचाने के बाद आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी इदारों से न्यूट्रल होने की दरख्वास्त कर दी है। जबकि 2 रोज़ पहले उमर अयूब ने आर्मी चीफ को इमरान खान का पैगाम देते हुए कहा था कि इमरान खान समझते हैं कि हुकूमत फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाना चाहती है, मगर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा होने देगी और ना आर्मी चीफ ऐसा होने देंगे। और कल इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कहा था कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि वो न्यूट्रल हो जाएं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेने और आर्मी चीफ को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजने के बजाय उन्हें सिपा सलार करके मुखातिब कर रही है और इनसे न्यूट्रल होने की दरख्वास्त कर रही है। और ये बिल्कुल वही लबो लहजा है जो कि नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक अपनाती थी कि आप इमरान खान को लेकर आए हैं, आप इमरान खान का बोझ उठाना पड़ रहा है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से पीछे हट जाएं और न्यूट्रल हो जाएं। जबकि कल हमारे प्रोग्राम में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने यह तस्दीक की थी कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को मुस्बत पैगाम भेजा है और इसे गुडविल जेस्चर के तौर पर ही लेना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव मैसेज आ गया है उमर अयूब साहब का या इमरान खान साहब का, मेरा ख्याल है कि हमें उसको एक गुडविल जेस्चर के तौर पर लेना चाहिए। हमारी आदमी क़यादत को भी, हमारी मौजूदा जो लीडरशिप है उसको भी, और इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एस्टैब्लिशमेंट को मुस्बत पैगामात भेज रही है, मगर इस गुडविल जेस्चर का फौरी जवाब भी गुडविल जेस्चर की सूरत में सामने आएगा, इसका इम्कान इस वक्त कम ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये यकीनन हुकूमत के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान महाजराई को हुकूमत की एक बड़ी लाइफलाइन के तौर पर समझा जाता है। मगर जहां वफाकी वुज़रा एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट को मुस्बत पैगामात का अब कोई फ़ायदा नहीं है, वहीं हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिसंबर में नए इलेक्शन की दावों को शक की नज़र से देख रही है। इसी सूरत के हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अगर आपने हमें हटाना है तो हटा दें, हमने तो कहा था कि आए पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाए, मगर आपने हुकूमत नहीं बनाई, क्योंकि आपका मकसद सुलझाना नहीं है, उलझाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से फिर कहते हैं कि आए बैठकर बात करें, बर्बाद ना करें। हमें हटाना हटा दें। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत बनाना जो है वो मरकज नहीं था। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें। हम दोबारा आपसे कहते हैं, आइए बात करें, बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश दोहरा रहे थे, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर अली खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि क्या मुज़ाकरात से मुतल्लिक कोई ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू अपनाता है, क्या बात करो या बर्बाद करो जैसे अल्फाज अदा करके मुज़ाकरात की बात की जाती है? एक तरफ वर्कर्स और रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश हो रही है। मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त संजीदा होगी जब आपका रवैया दुरुस्त हो। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर हुकूमती मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर रही है। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी GIT तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर दिया है, जिसमें इंतखाबात से पहले और बाद के वाक़यात का जिक्र किया गया है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर असद कैसर ने। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। काफ़ी अरसे से कहा जा रहा था कि इस वक्त मसाइल जो है वो बंद गली में जा चुके हैं और तमाम फरीकैन को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, तभी मसले का हल निकलेगा। और तहरीक इंसाफ ने खासतौर पर इमरान खान साहब ने जो 2 दिन पहले पैगाम भेजा उमर अयूब के जरिए, और ये भी आज अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, इसको इसी पैराए में लिया जा रहा है
कि एक गुडविल जेस्चर है पीटीआई की जानिब से और पीछे हटी है पीटीआई अपने मौकिफ से, क्या ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि तमाम इदारे जो है ना आईन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। और हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान की फौज है वो हमारी फौज है। हम किसी तौर पर पाकिस्तान में ना नारकी चाहते हैं, ना अपने इदारों को कमजोर देखना चाहते हैं, लेकिन ये कि जो जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स है उसके अंदर करे। आपको पता है कि इमरान खान ने मुसलसल कहा हुआ है कि ये फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। तो इसी सूरत में हम किसी तौर पर ये एफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने मुल्क के इदारे कमजोर हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, और हम चाहते हैं कि जुडिशरी जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंस आप जुडिशरी के ऊपर हम बिलीव करते हैं, और एक मजबूत पार्लियामेंट के ऊपर। यानी जो तमाम इदारे हैं, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा जब वो अपनी जुरिस्डिक्शन में काम करेंगे। तो हमारे लिए अपने इदारे जो है ना बहुत काबिल फख्र भी है, लेकिन हम समझते हैं कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स है, उसके अंदर काम करना चाहिए। जी असद साहब, ये आईनी बात तो अपनी जगह पे, लेकिन ये तो बड़ा वाज़ेह था ना कि हुकूमत की असल लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असल लड़ाई है वो हुकूमत से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट हो, एक्स अकाउंट, या इमरान खान का हो, जो तनकीद थी वो बराह रास्त फौजी क़यादत के हवाले से होती थी। नाम लेके उनको तनकीद करते थे, कभी जंगल का बादशाह, कभी कुछ और कह दिया। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि देखें मसला हमारे दरमियान नहीं है, असल में तो हुकूमत हमें आमने सामने कर रही है। सर, हुकूमत बेनिफिशरी हो सकती है, आमने सामने करने वाली तो नहीं हो सकती ना? देखिए, नहीं, सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त सब कुछ का बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग नून और पुराना पीडीएम है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह जो कुछ हुआ है, जो इस इलेक्शन में जिस तरह धांधली हुई और एक नाजायज तरीके से, यानी धांधली बहुत छोटा लफ्ज है, वो धांधली वो हक अदा नहीं करता कि उसको आप धांधली कहे। यानी फाशिज्म की एक्सट्रीम लेवल सब कुछ कर दिया गया। इसके बावजूद हम जो इस वक्त सूरत हाल बनी है ना, ये हम बहुत रिस्पॉन्सिबल होके बात, क्योंकि एक सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन सबसे बड़े नेशनल में हमारी सेनेट पे, हमारी सूबे में हुकूमत है। इस वक्त जो हमें महसूस है कि पूरी मुल्क की आवाम के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। इस फ्रस्ट्रेशन के लिए हम नहीं समझते कि मुल्क अनार्की की तरफ जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम इदारों की। जो हमने मैसेज दिया है, इस मैसेज का मकसद ये है कि इस वक्त जो कैंपेन चल रहा है इदारों के खिलाफ, ये पीटीआई के साथ ये जो है ना कोरिलेट करते हैं। हालांकि पीटीआई जो है ना, इसके अलावा बहुत ज्यादा इदारे हैं, नहीं लेता, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्तलिफ लोग हैं जिसकी जो है ना, जिनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के कमजोर के खिलाफ उसकी हर मुमकिन तरफ जो है ना वो माजार है, उसके खिलाफ पूरी तरीके से जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर कैंपेन कर रहे हैं। और वो आप सबको जो है ना पीटीआई के खाते में डाल रहे हैं। पीटीआई तो हमेशा कानून और आइन पे यकीन रखती है। कभी भी, हाँ, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ जिसने किया है वो सबको पता है। और जिस तरह हमें जो है ना यानी मैंडेट आवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया, और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया। तो उनको खुद पता है नवाज शरीफ जो है ना, ये तकरीबन 50,000 से हारे हैं, और उसके बावजूद वो इस वक्त जो है ना हुकूमत में बैठे हैं। असद साहब, ये बताइएगा कि जो एक मुस्बत पैगाम आपकी तरफ से गया, बड़ी अच्छी बात है अगर आप समझते हैं कि हर इस वक्त इदारे की और पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। तो अगर आपने अपनी एक पॉजिटिव जैसे दिया भी है, तो आपको तवक्कुआत क्या आपकी, किस तरीके का जवाब आपको मिलेगा? क्योंकि यहाँ सिर्फ हुकूमत को चले छोड़े वो तो आपकी मुखालिफ है, लेकिन जो तज्जियाकार हैं वो भी यही राय रखते हैं कि आप लोगों ने हीट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी, आप लोगों ने इतना ज़्यादा तनकीद कर दी थी नाम ले लेकर। फिर 9 मई भी है जिसपे डीजीआई इस पर कह चुके हैं कि सदके दिल से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और आप माजी में कहते हैं कि माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते अगर हमने कुछ गलत ना किया हो। तो फिर ये आपको लग रहा है कि वहाँ से कोई मुस्बत जवाब आएगा, या बहुत देर हो चुकी है अब? देखिए, हम तो बस देखिए, हम तो अपने किरदार के, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जो हमारी उस वक्त का हमारे ऊपर इत्मीनान है, हम चाहते हैं कि मुल्क अनार्की की तरफ ना जाए, चाहते हैं। और फिर जो इदारे हैं, इदारों के साथ जो कोशिश की जा रही है कि उसके साथ जो है ना एक महाजराई का माहौल हो और कोई और फायदा है, तो हमने एक गुड जस्टिस दिए कि हम न किसी शख्स के खिलाफ है, न किसी इदारे के खिलाफ है। हम समझते हैं कि जो सूरत हाल है उस पर तमाम स्टेक होल्डर को मिल के बैठ के सोचना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है।
मुल्क में जो एक्सट्रीमिज्म है, मुल्क में जो लाकानूनियत है, मुल्क में जो सब बदअमनी है, मुल्क में जो सब माशी सूरत हाल है, हम देखे, हम तो हमारे साथ जितना हुआ, यानी अभी भी मैं आपको बताऊं, हमारे AKMNA को चौधरी इम्तियाज को उठाया गया है एंटी करप्शन होने। अच्छा, मैंने अभी जो आ रहा था आपकी इंटरव्यू के लिए, मुझे उसके करीब रिश्तेदार ने कहा कि इदारों के लोग जो है ना उसको वहां एंटी करप्शन से लेके कहीं मखसूस जगह पे लेके जाते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उसकी वफादारी बदलने के लिए करते हैं। मैं आज इसलिए एहतियात करता हूँ, उस मुताले का ऑफिसर्स का नाम मेरे पास है, मैं नाम नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता कि चूंकि जो सिचुएशन आज हम थोड़ा पॉजिटिव जस्टर दे रहे हैं, फिर एक नया नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन इदारों का काम तो नहीं है कि लोगों की जो है ना वो वफादारी चेंज करे, तो यहाँ से लोगों के ऊपर तशद्दुद करे, लोगों की जो है ना। असद साहब, अब ये यहाँ से मामला आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आप लोग ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत हमें आमने सामने कर रही है। आज हुकूमत ने पेशकश की है, वो कह रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब के बात करो, बर्बाद ना करो, मामला को सुलझाओ, उलझाओ नहीं। लेकिन फिर गौर साहब का बयान आ गया कि देखें इस टोन में तो बात नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कि हुकूमत से ही बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, या हुकूमत नहीं चाहेगी कि कहीं बातचीत बढ़े और वो चाहेंगे कि आपका जो है झगड़ा चलता रहे एस्टैब्लिशमेंट से, क्योंकि उसके बेनिफिशियरी बहरहाल वो हैं? नहीं, ये जो आज मुसद्दिक साहब की मैंने इनिशियल जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहले तो वो हमें, आपने भी देखा होगा, पहले हमें खवारिजी के तौर पर जो वो नहीं है, जो अपने आप को हजरत अली के साथ तशबीह दे रहे थे, हमें जो है ना खवारिज डिक्लेयर कर रहे थे। पहले जो है ना पूरी गालियां दी, उसके बाद आओ बात करेंगे। देखिए, एक माहौल होता है, एक तरीका होता है, आप जो है ना उसके लिए एक वो बनाते हैं, और इसके बाद भी हम जो है ना अपनी पॉलिटिकल कमेटी में बात रखेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, प्रॉपर इसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि इसका TR क्या है, इसका एजेंडा क्या है, और ये क्या कहते हैं, किस तरह ये बात करना चाहते हैं। तो देखिए, हम जो इस वक्त जो सूरत हाल है, सबसे पहले तो उनकी एक्शन है जो हमारे MNAs के साथ ये कर रहे हैं, हमारे MNAs को अगवा कर रहे हैं, झूठी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है ना उसको दबाया जा रहा है। और मैंने अभी चौधरी इम्तियाज का आपको जिक्र किया कि उसको जो है ना अभी कहते हैं कि तुम जो है ना किसी और पार्टी में शामिल हो जाओ, PTI से जो ना वफादारी अपने चेंज करो। तो मुझे बहुत अफसोस है, मैंने आज गुजारा किया, मैं उस ऑफिसर्स का नाम नहीं ले रहा, अगर कल तक उसकी कोई सहूलत नहीं हुई तो जो ऑफिसर इन्वॉल्व है मैं बाकायदा तो अब इसमें क्या भी नाम लूंगा, इधर भी नाम लूंगा। क्या अब तहरीक इंसाफ इस नतीजे पे पहुंची है कि हीट बढ़ाकर, तनकीद करके, खुलेआम नाम लेकर हम मसले को हल नहीं कर सकते हैं? हम थोड़ा पीछे हटेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं आप के लोगों के खिलाफ वो भी रुक जाएं। क्या ये स्ट्रैटेजी है अब? नहीं, देखो, स्ट्रेटजी वैसी कोई नहीं है। हम सिंपल बात ये कि हाँ, क्योंकि पूरी कौम ने हमारे ऊपर इत्मीनान किया है, हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हम हर वो काम करेंगे जिसमें मुल्क में स्टेबिलिटी हो। हम एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से इस मुल्क में किसी तौर पर जो है ना इस मुल्क को अनस्टेबल नहीं करना चाहते हैं। बाकी हुकूमत की अपनी मर्जी है, हुकूमत जिस तरह इकदाम कर रही है, कभी कहते हैं आर्टिकल 6 लगाना है, कभी कहते हैं जो है पार्टी के ऊपर बैन करना है, ये हुकूमत की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो हाइप क्रिएट किया हुकूमत ने खुद किया है, जिस तरह उन्होंने मतलब चीजें उठाई हैं। लेकिन बहरहाल हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी की हैसियत से अच्छा, ये कुछ लोग इसको इस बात से भी जोड़े हैं असद साहब के आप लोगों ने जो कुछ लचक दिखाई है अपने मौकिफ में कि शायद इमरान खान को खदशा है कि उनको अब मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होगा, उनको अडियाला से निकाल के किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। क्या ये खौफ और खदशा है? क्या इस वजह से भी कुछ मौकिफ में तब्दीली है? नहीं शहजाद साहब, आपने देख लिया जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला कर दिया है, 9 मई में जितने उसकी 12 मुकदमात थे, सब में उसको जो है ना उसके ऊपर इल्जामात को जो है मुस्तरद कर दिया है, रिमांड और खत्म कर दिया, रिमांड खत्म कर दिया, मुस्तरद भी किया, सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब ये बहुत बड़ी फतह है कि 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया, पहले ये जो 9 मई को पहले अवाम ने मुस्तरद किया, अवाम ने 8 फरवरी को मुस्तरद किया, अभी कोर्ट ने मुस्तरद किया है, और हम तो कहते हैं इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाओ जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब क्यों इस पे वो करते हैं? अच्छा, अब ये जिसको जो है ना ताकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसकी इंक्वायरी हो। ये अब ये डेडलॉक कैसे अबूर करेंगे? क्योंकि आप कहते हैं 9 मई ड्रामा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि DGI इस पे तो कह चुके हैं कि भाई इस पे तो आप माफी मांगेंगे सदके दिल से तो ही आगे बढ़ेंगे। तो आप जिसको आप जिसको ड्रामा कहते हैं, फॉल्स फ्लैग कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो साजिश थी, बगावत थी, ये तो फिर इसको कैसे, इस मामले को कैसे आप खत्म करेंगे? हमारे दरमियान जज अवाम है। अवाम ने क्या फैसला किया? अवाम ने क्या फैसला किया? अवाम ने ये फैसला किया ना कि सारा बयानी झूठ। अगर वो अवाम इनके साथ इत्तेफाक करते
तो 8 फरवरी को इतनी भारी मैंडेट नहीं, हमने तो 2/3 इलेक्शन जीता है, यानी जितना 45 से और उसको 47 में किसी और को इधर, ये जो इस्लामाबाद के मैंने बैठे, के मैंने पूरी जीटी रोड लाहौर जो मैंने बैठे, आपको खुद पता है, सबको पता है कितने लोग जो है ना उनको, उनके अपनी बीवियां अपने बच्चे जो है ना उसको एमएनएस नहीं मानते, उसको नुमाइंदे नहीं मानते, पार्लियामेंटेरियन नहीं मानते, इनको खुद जमीर उसकी मरी हुई है कि वो इधर असेंबली में बैठे हैं, किसी और के मैंडेट के ऊपर बैठे हैं। तो इसके पास देखे, इस हुकूमत के पास अथॉरिटी है, हमारा लड़ता है। अभी उन्होंने असेंबली इजलास बुलाया है, असेंबली इजलास इसलिए बुलाया कि कोई कानून साजी चाहते हैं और कोई मैसेज देने, कोई करारदाद पास करना चाहते हैं, अदली बरतर ये। लेकिन 17 एमएनएस के अलावा, 17 एमएनएस मुस्लिम लीग की अलावा इनके जितने वोट है, इसको तस्लीम ही हम नहीं करेंगे, क्योंकि तो मुझे अवाम के नुमाइंदे है नहीं। सही, मुझे अब ये बताएं असद साहब, इनके पास एक मैंडेट, ये अगर करारदाद पास भी करे, ये अगर करारदाद पास करे, उस करारदाद की कोई हैसियत नहीं होगी। आपने अभी शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम पे ये कहा था कि दिसंबर में हालात बदल जाएंगे, हम इक़्तिदार में आने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये जो आपका एतमाद है, ये जो कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह क्या है? आपको लगता है कि जुडिशरी के फैसले आपके हक में आएंगे, जुडिशरी शायद 8 फरवरी का इलेक्शन का लदम करार दे दे, या ट्रिब्यूनल्स आपके हक में फैसले देंगे, या अब जो आप ये पॉजिटिव जेस्चर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाओ, ये लोग नाअहल हैं, इनका साथ ना दो, इसकी वजह से बदनामी आपकी हो रही है, ये जो अब नया बयानिया है, इस वजह से आपको लगता है कि आप दिसंबर तक उस पोजीशन में होंगे, ताकतवर पोजीशन में होंगे कि आप इक़्तिदार में आ सकेंगे? देखिए, हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है, और जिस तरह पंजाब की अदालतों ने जुर्रत और बहादुरी दिखाई और जिस तरह इस्लामाबाद ने दिखाई है, और ख़ासकर पंजाब की जो अभी चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी हुकूमत की जो प्रपोजल था कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ करे, उन्होंने नहीं चेंज किए। तो हमें उम्मीद है अपनी अदालतों से कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे इन्होंने सेंटेंस की झूठी और जाली नुमाइंदे बिठाए हैं, इंशाअल्लाह इनसे निजात मिलेगी। और मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है कि दिसंबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत मिलेगी और इमरान खान वज़ीर आज़म होगा इंशाअल्लाह। राइट, आपने सुना है कल जमात इस्लामी के अमीर बार बार कह रहे थे, हाफिज नईम उर रहमान साहब, कि फॉर्म 45 में अगर आप दावा करते हैं कि आप जीते हुए तो री इलेक्शन की बात क्यों करते हैं? क्या जवाब है इसका असद साहब? वाकई अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तो क्लेम करते हैं 175 180 सीटें, तो फिर री इलेक्शन की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या री इलेक्शन में आपको कोई बेहतर उम्मीद है कि कोई डील शील हो जाएगी या कुछ और मामला तय हो जाएंगे? लियाकत बलोच साहब से मेरी बात हुई आज, और नईम उर रहमान साहब से भी मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, मेरा उसके साथ राबिता है, अभी इससे पहले भी मेरे उसके साथ राबिता हुआ था। तो ये निटी-ग्रिटी है ना, हम देखते हैं, बिल्कुल हम तैयार है, अगर हमारा मैंडेट हमें वापस मिलता है तो हम तैयार है। लेकिन अगर एक जाली तरीके से लोग बैठे हैं और ऐसे फैसले करते हैं जिस तरह उन्होंने उनके बिलों में इजाफा किया है, ये तो आम आदमी की बस से बाहर है। मतलब ये कोई, आप देखो गुजरावाला में जो हुआ कि 2 भाइयों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई करके इसमें एक भाई मर गया, ठीक, तो ये सूरत हाल रही, और जिस तरह सिलसिला चल रहा है, तो इनके पास एहसास इसलिए नहीं है कि आवाम ने उसको वोट ही नहीं दिया, इन्होंने तो वो काम करने, ये इन्होंने ये भी भेजनी है, पता नहीं किस तरह भेजनी है। तो आप कहते हैं कि ये मैंडेट आपका अगर ये नहीं मिला तो फिर सेकंड ऑप्शन जो है वो फिर इलेक्शंस होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद इसी सियासी सूरत-ए-हाल पे हम तजिया हासिल करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ में लचक लेके आ रही है, क्या इसका कोई मुस्बत जवाब सामने से आएगा? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी और तजियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने और मुनीफ फारूक ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, पहले आपकी तरफ आते, वाकई एक चेंज इन पोजीशन है तहरीक इंसाफ के, जहां वो एस्टैब्लिशमेंट पे खुल के तनकीद कर रहे थे, आरपी चीफ का नाम लेके तनकीद कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं ये तो हुकूमत है जो हमें आमने सामने लाना चाहती है, फिर एस्टैब्लिशमेंट से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। ये अचानक से क्यों इनकी टोन बदल गई है? मौक़िफ़ में तब्दीली की वजह क्या है? नहीं, देखें, जब ये बात हुई तो सबके लिए सरप्राइजिंग थी कि अचानक हुआ क्या है, और डेफिनेटली एक जेस्चर था और एक टैक्टिकल शिफ्ट है उनकी स्ट्रैटेजी में। मगर शहजादी देखिए, एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं कि May 9 जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उससे बिल्कुल कुछ दिन पहले इतनी सख्त स्टेटमेंट्स हैं, खान साहब की ज़ाती हमले भी हैं ऑन आर्मी चीफ की ज़ात पे और दूसरी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है वो ठीक है, उसका एकदम सबने बड़ा, हम भी एकदम चौंक गए थे, जैसे आपकी बात ठीक है। लेकिन आई थिंक वहाँ से जितनी प्री कंडीशंस हैं
उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि ये May 9 पे अपना बेसिक स्टांस जो है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जो इनका स्टांस ये है कि जी हमने नहीं किया, ये जैसे फौज ने करवाया था और उस दिन रास्ते खोल दिए गए, लाहौर में खास तौर पे किसी रोका नहीं गया तो फैसिलिटेट किया गया। सो वो एक बेसिक, जब तक इनकी कॉन्ट्रडिक्शन खत्म नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी किसी जेस्चर से कोई उनको जवाब मिलेगा, अगर वो किसी जवाब की तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी लाइन पे May 9 के ऊपर जितनी लाइंस खिंच गई हुई हैं, वो ये बेसिक जब तक इनका शिफ्ट स्टांस नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। मुनीर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि वाकई एक टैक्टिकल मूव नजर आता है और मुझे एग्जैक्टली वही पोजीशन नजर आ रही है जो नून लीग की थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी। क्योंकि आज अगर आप सुने, गंडापुर साहब यही बात कर रहे हैं कि देखें, असल में तो ये PMLN की हुकूमत इतनी नाअहल है कि जो भी इसकी बुराई होगी उसकी वजह से तनकीद का सामना एस्टैब्लिशमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप इनको लेकर आए हैं तो लिहाजा आप न्यूट्रल हो जाएं। अब ये पोजीशन तो बहुत हद तक PDM की थी जब हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। कितना फायदा होगा तहरीक इंसाफ को इसका, और क्या ये यकतरफा मूव है या दूसरी तरफ से भी कोई आपको लचक नजर आ रही है? शहजाद साहब, अगर इन प्रिंसिपल देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक अच्छी मूव है तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन इसमें एक ये आपने दुरुस्त निशानदेही की कि एग्जैक्टली यही पोजीशन थी PDM की, लेकिन फर्क उसमें एक ये भी है कि PDM को किसी 9 मई का तौक अपने गले से उतारने की जरूरत नहीं थी। ऐसा कुछ उनके गले में नहीं पड़ा हुआ था, और पर्टिकुलरली PMLN के पास तो ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट PMLN तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी ना, कि आपने हमें निकाल दिया इमरान खान की मोहब्बत में, और आपने हमें वो इकामा और इस चीजों के हमें शिकार बनाया साकिब निसार साहब की जुडिशरी के थ्रू, तो हम विक्टिम हैं और आप ऑपरेसर हैं। एस्टैब्लिशमेंट को भी वो ये कहते थे कि आप पीछे हट जाएं, तो नहीं तो इमरान खान तो हमारे आगे कुछ भी नहीं है। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ इस मामले पर इतना दूर जा चुकी है कि अब वो बात इट्स नॉट इवन फनी एनीमोर। मतलब ये बात इतनी मज़का खेज है कि आप कुछ दिन पहले तक इमरान खान साहब की अहलिया कहती हैं कि मुल्क के जो रिपोर्ट हुआ, जिस तरह हमारे बहुत से कुलीग रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान के नंबर 1, 2, 3 को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने चोरों लुटेरों को बिठाया हुआ है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है? आई एम श्योर आप भी इसको फिगर आउट कर सकते हैं। वो आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं, DGI की बात कर रहे हैं, या DGC की बात कर रहे हैं, तो जारी बात है वो रेफर कर रहे हैं उनको। कुछ दिन पहले तक इमरान खान साहब कहते हैं मेरी बेगम को अगर कुछ हुआ तो मैं फलाने को नहीं छोड़ूंगा, और मेरी बेगम की जान के पीछे बादशाह सलामत पड़े हुए हैं। मतलब इस तरह की अलॉन्ग दीज लाइंस इतनी बहुत सा मवाद उन्होंने खुद रिपोर्टर्स को, पाकिस्तान को, अखबारों को दिया है। और ये जो बुनियादी बात जैसे अभी मालिक साहब ने कही कि ये जहन में रखिए कि जब तक आप ये कहते रहेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेसिकली क्या है? वो ये है कि जनाब हमने नहीं किया है, झूठा ऑपरेशन है और आपने करवाया था। एक तरफ आप ऑल ऑफ अ सडन कह रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, ये हमें लड़वा रहे हैं। तो ये तमाम बयानात देने के लिए PMLN के लोगों ने तो नहीं कहा, ना ही शहबाज शरीफ साहब रात को फोन करते हैं इमरान खान साहब को कि आप ये तमाम बयानात दें, ना ही एस्टैब्लिशमेंट से कोई इमरान खान साहब को रात को प्रोवोक करता है कि सुबह उठ के आप हमारी ऐसी तैसी फेर दें। सो बेसिकली इमरान खान साहब जवाब देते हैं उस तमाम दबाव का या जबर का जो उनको या उनकी जमात को फेस करना पड़ता है। ये टैक्टिकल मूव जरूर हो सकती है, बट ये बड़ी आई थिंक शॉर्ट लिव्ड होगी। कितनी फ्रूटफुल होगी इस पर कहना अभी जो है कबल वक्त मुश्किल है जी। तो मालिक साहब, ये भी अब इतला चल रही है, मैंने देखा फयाजुल हसन चौहान साहब ने ट्वीट किया, कुछ साफी भी ये बात कर रहे हैं कि अब PTI के MNAs एक खत भी लिखेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और माफ़ी मांगी जाएगी, या फिर इमरान खान की तरफ से कहा जाएगा कि उनको माफ़ कर दिया जाए। क्या ऐसी कोई बातचीत सुनी है आपने भी? देखिए, अगेन वही बात आएगी, हुआ क्या है, पहले शुरू में ये 1-on-1 समझा जा रहा था बिटवीन खान साहब एंड आर्मी चीफ, इस किस्म के बयानात होते थे। फिर बाद में ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, जब पूरी फौज को टारगेट किया गया तो फिर वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। मेरा ख्याल है दोबारा मूव ये चली है कि इस तरह तासुर दिया जाए कि देखिए ठीक है माजी में जो भी हो गया, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब अगर हमने तो अब ऑलिव ब्रांच भी ऑफर कर दी है, अब अगर आगे से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से इंडिविजुअल सतह पे फैसले हो रहे हैं। हम इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाह ये रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं वो अपनी ज़ात से आगे बढ़ के सोचें। सो मेरे ख्याल एक बिलेटेड एफर्ट है दोबारा इसको एक आर्मी चीफ को इंस्टीट्यूशन से अलहदा खड़ा करने के लिए। स्मार्ट मूव है, बट अगेन आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क।
और दूसरी साइड पे भी क्या कोई ऐसी सोच है कि ठीक है हमें भी इस मसले से निकलना है, मुल्क बंद गली में नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ तो बड़े एग्जैजुरेटेड किस्म के बाहर ट्वीट नजर आ रहे थे, कल मैं देख रहा था पोस्ट थे जिसमें कहा जा रहा है कि वो भी कह रहे हैं कि सेफ एग्जिट हमें भी चाहिए, तो उस वजह से ये है, तो वहां पे भी इतना कोई इस वक्त इशू है, कंसर्न है इतना ज्यादा? मेरा ख्याल है जी बेसिक फर्क सिविलियन और दूसरे इदारों का ये होता है कि इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूशन हर मसले को कॉन्फ्लिक्ट के जरिए ही हल करने पे ट्रेन हुए होते हैं, तो उनका बहरहाल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस होता है। मुझे अभी जमीनी तौर पर शहजाद कोई फ्रैंकली वहां से कोई इंडिकेशन नजर नहीं आता, जब ऑफ द रिकॉर्ड आप लोगों से बात करते हैं या बातें सुनते हैं, कि मुझे तुम्हारे रवैये में भी कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। राइट। और मुनीर साहब जरा बताइएगा कि हुकूमत के लिए क्या कोई परेशानी है, क्योंकि असद कैसर हो दीगर लोग ये कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि दिसंबर तक जो है हालात तब्दील होंगे और उसके बाद हम हुकूमत में आ जाएंगे, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स के जरिए हो या री इलेक्शन की जिस तरह की बातें हो रही हैं। फिर कुछ PMLN के अपने रहनुमा ये कह चुके हैं कि अक्टूबर के बाद जो है इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जा सकता है, तो हुकूमत के लिए क्या कोई पैनिक की बात है? और जैसे अब PTI कह रही है कि ये तो हमें लड़वाना चाहते हैं, आमने सामने करवाना चाहते हैं, तो आज मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो तो बहुत ही जोशीली और एग्रेसिव वो तकरीर थी, तो क्या हुकूमत चाहेगी कि ये ताल्लुकात खराब ही रहें और वहां पे कोई पैनिक है इस वक्त? देखिए, हुकूमत तो शहजाद साहब बेनिफिशरी है ना इस तमाम तर तनाव की जो कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के बीच में है, वो तो बेनिफिट करेंगे इससे और कर भी रहे हैं। लाइकवाइज आपको याद है इमरान खान साहब को हुकूमत भी उसी तनाव की वजह से 2018 में मिली, जो कि PMLN और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान हो चुका था। बट यहाँ पर सिचुएशन ये है इस वक्त कि अभी हुकूमत जैसी भी आई है एक मुतनाज़ा इंतखाब के बाद, इशू ये है कि हुकूमत की उम्र अभी 5 महीने है। प्रॉब्लम्स बेशक बेशुमार हों, लेकिन अभी तक किसी ने टेबल के ऊपर कोई चीज फेंक कर ये नहीं कहा कि वी आर डन विद इट या वी आर डन विद सो एंड सो और इनको तो रिप्लेस होना चाहिए और ये बहुत इनकॉम्पिटेंट है। ऐसा अभी तक वो स्टेज नहीं आई है। और दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत अगर जाती है तो शहजाद साहब ये ज़हन में रखिएगा कि हमारे मुल्क की ट्रेडिशन रही है कि वो बगैर इशारे किनारे के नहीं जाएगी। और अगर अदालत जो जिस चीज को फेयर किया जा रहा है कि जी इसके बारे में अब लिखा भी जा रहा है कि जब नए इज़्ज़त-माब चीफ जस्टिस साहब तशरीफ लाएंगे तो ख्याल ये है कि एक पिटीशन जो कि पेंडिंग है उससे पूरे तमाम 2024 का इंतखाब है उसे कलअदम करार दे दिया जाएगा या ट्रिब्यूनल्स के जरिए कुछ हो जाएगा, तो मैं उसे एक रेवोल्यूशन से ज्यादा एक रेवोल्यूशन से कम नहीं समझता। वो इसलिए है कि फिर अगर तो ऐसा हो गया और एस्टेब्लिशमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, इसका मतलब है मुल्क में एक इनकलाब आ गया जो कि मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। लिहाजा ऐसा कुछ भी होने के इम्कानात बहुत कम है एज वी स्पीक। ये हुकूमत प्रोटेक्टेड है, इसको इंसुलेट किया गया है एक फायरवॉल से जिसकी जो कि इनक्रिप्टेड है और उस इनक्रिप्टेड फायरवॉल का एक कोड है जो कि पाकिस्तान की मुक्तदरा यानी एस्टेब्लिशमेंट के पास है। और मालिक साहब आपका इस पर क्या नुक्ता नजर है कि क्या ये जो पैगामात आ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, इनका बोझ ना उठाए, ये ना अहल है, क्या इस मैसेजिंग से हुकूमत को फिलहाल परेशान होने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है। देखिए, जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बातें तो पहुंच गई हुई है बिटवीन इंस्टीट्यूशन खास साहब के, फिर लेकिन जो सबसे बड़ी खतरा है वो कॉन्फ्लिक्ट है जो जुडिशरी और इंस्टीट्यूशन का है। देखिए, अगर ये नहीं हटती इंस्टीट्यूशन या बैक ऑफ नहीं करेगा जुडिशरी से तो फिर बहुत ही खतरनाक चीजें हो सकती हैं। ये बड़ी रियलिटी है जो ट्रिब्यूनल्स की है। सबका ख्याल था कि शायद नई चीफ जस्टिस आएंगी, लाहौर में आई तो ये स्टांस बदल जाएगा, वो नहीं बदला, ये वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब कॉन्फ्रंटेशनर्स नहीं है नेचर से, मंसूर अली शाह साहब वो हमेशा जरा चीजें ठंडी करके चलते हैं, लेकिन इस वक्त चीज उनके भी कंट्रोल से बाहर है। जो इस्लामाबाद का बेंच है, देखें अगर यहाँ पे 3 सीट्स हैं MNAs की, अगर यहाँ पे फैसला आ गया तारिक जहांगीरी इज नॉट गोइंग टू गो ऑन बैक फुट, यहाँ पे अगर फैसला आता है उसका बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है। और ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फिक्र का इजहार किया कि जी अक्टूबर में कुछ भी हो सकता है, वो बिल्कुल सही चीज बात है। अगर आप पे ट्रिब्यूनल्स चल पड़े और ये 8 ट्रिब्यूनल्स पंजाब के खास तौर पे और वहां से 5-7 भी बड़े फैसले पहले आ गए और वो अगर मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एनीथिंग कैन हैपन। ये बिल्कुल नहीं, लेकिन मालिक साहब आप बात ये कर रहे हैं कि जो जुडिशरी के फैसले हैं उससे हुकूमत को घबराने की जरूरत है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी का जो पैगाम दिया जा रहा है उससे हुकूमत को घबराने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट। नहीं, क्योंकि वो जो पैगाम है वो सब्सटेंस के बगैर है ना। वो अगर आप एक तरफ, मैं आपको कहता हूँ शहजाद आए आप और मैं बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन यार आप झूठे आदमी हैं
तो क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे पहले मुझे झूठा कहना तो बंद करें। आप अगर कहते हैं क्या हमने एक गुडविल का पैगाम भेजा है, लेकिन साथ आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमें फॉल्स फ्लैग किया, आप लोग ही हमें हमारे पे इल्जाम झूठे लगा रहे हैं, तो देन इट डजंट कैरी वेट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना जुडिशरी और इंस्टीट्यूशन का, ये बड़ा ही पोटेंट है। इससे बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो सकती। अभी भी देखिए जितने फैसले अचानक आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं जिनका फायदा पीटीआई को है, ये वो वाली थियरी चल रही है, एनिमीज माय फ्रेंड। जुडिशरी पैगाम दे रही है एस्टैब्लिशमेंट को और उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हर बारी आ जाते हैं पीटीआई वाले। ये बड़ी सीरियस कॉन्फ्रंटेशन है और इसमें बैक ऑफ इंस्टीट्यूशन को करना होगा, उनको ही बनानी होगी ताल्लुकात, रीसेट का बटन दबाना होगा, क्योंकि रेड लाइंस उधर से क्रॉस हुई थी और ये जुडिशरी का रिएक्शन है। इसको आप बिल्कुल वैक्यूम में मत देखिए। ये अगर सॉर्ट आउट ना हुआ, पॉलिटिकल चीजें किसी भी तरफ जा सकती हैं थ्रू जुडिशियल कोर्ट्स। राइट। तो मुनीब साहब, क्या हम ये समझें कि पिछले 2 साल से जो इस मुल्क में महाजराई तसादुम की फिजा है वो खत्म होने की कोई उम्मीद भी अब तक पैदा हुई है या नहीं हुई है? शहजाद साहब, मुझे फ्रैंकली ये महाजराई कम होती नहीं, बल्कि ये अगले 2 महीनों के अंदर कुछ डेस्परेट फैसलों के नतीजे में मुझे महाजराई बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंड आई कैन फोरसी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। और जो दूसरी बात मैंने कही उसको जरूर ज़हन में रखिएगा कि यहाँ जैसे मालिक साहब ने फरमाया ना कि रीसेट, तो रीसेट का बटन तो अभी उनके जो गेम बोर्ड है उसके ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसको उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। वो एक ही लीवर है उनका और वो सिर्फ आगे की तरफ मूव करने का है। और वो ऐसा है कि उसकी बुनियाद रख दी गई थी इसी मुक्तदरा की, यानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। जब बंदियाल साहब का फैसला आया कि इलेक्शंस करवा दें, नहीं हुए। रिजर्व सीटों के हवाले से फैसला आ गया। अमल दरामद के ऊपर क्या हो रहा है ये आप रोज के हिसाब से देखते हैं कि क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, ये सिर्फ वक्त बताएगा। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा खिंचाव तनाव है। तो ये भी मैं आपको जरूर बता दूं कि यहाँ शायद रीसेट वगैरह नहीं होगा। ये फिर मामला किसी के या हमारे या किसी और के हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इस चीज को ज़हन में रखिएगा, इस हुकूमत का खत्म होना बेसिकली जो एस्टेब्लिशमेंट का जो इंस्टीट्यूशनल माइट है उसके खत्म होने के बराबर होगा। ये हुकूमत खत्म हुई तो आप समझे कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने लफ्ज रेवोल्यूशन इस्तेमाल किया, वो रेवोल्यूशन का आगाज होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत जाएगी और एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, तो एक नई तारीख लिखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब और मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक तरफ तो इमरान खान की फौजी क़यादत से मुतल्लिक मौक़िफ़ में लचक को मुस्बत पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है, मगर वहीं ये सवाल बरकरार है कि इस मुस्बत पैगाम का दूसरी तरफ से क्या जवाब आएगा, क्योंकि तर्जमान पाक फौज वाज़े कर चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक सदके दिल से माफ़ी मांगे बगैर इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी। मगर जहाँ हुकूमत की जानिब से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़यात का असल मास्टर माइंड करार दिया जा रहा है, वहीं इमरान खान को 9 मई के केसेस में अदालतों से रिलीफ मिलने का सिलसिला भी जारी है। 2 रोज़ पहले लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 9 मई के वाक़यात पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 12 मुकदमात में पुलिस के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह दावा किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ 9 मई का केस उड़ा दिया है। प्रोसिक्यूशन इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत पेश ना कर सकी, जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने इस केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है, जिसमें प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। अदालत ने फैसले में लिखा है कि मुल्जिम जो इस वक्त अडियाला जेल में कैद है वो मई 2023 में दर्ज किए गए 12 केसेस में नामजद है। और हैरानकुन बात यह है कि इस 1 साल के दौरान जब इस मुल्जिम ने जमानत कबल इस वक्त गिरफ्तारी भी नहीं ली थी, पुलिस या प्रोसिक्यूशन ने इस पूरे अरसे में मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की कोई दरख्वास्त नहीं की और ना ही रिमांड लेने की कोई वजह बयान की। अदालत ने यह भी लिखा है कि 15 जुलाई 2024 को जब मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड दिया गया तो मुल्जिम को ज़ाती तौर पर अदालत में पेश ही नहीं किया गया था। अदालती फैसले के मुताबिक मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड सिर्फ इस बुनियाद पर दिया गया कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम ने एक मुजरमाना साजिश तैयार की और मोबाइल फोन्स और ऑडियो वीडियोस के जदीद आलात के जरिए इस साजिश को फैलाया। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसले में लिखा है कि हमें तशवीश है कि मोअज़्ज़िज़ जज ने रिमांड देते हुए किसी मुजरमाना मवाद के अदम मौजूदगी पर तवज्जो नहीं दी और ना ही प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अपने दलाइल के दौरान कोई मुजरमाना मवाद अदालत के सामने पेश कर सके।
मां सिवाय एक पुलिस इंस्पेक्टर असमत कमाल के बयान के, जिसके मुताबिक इसने एक अफसर के साथ मुलजिम से मुजरमाना साजिश की बात सुनी थी, मगर प्रोसिक्यूशन के पास इस बारे में कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। अदालत ने तहरीरी फैसले में यह भी लिखा है कि आइन के आर्टिकल 9 और 10 शख्सी आज़ादी और गिरफ्तारी या कैद से तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देते हैं और जजेस को रिमांड देने से पहले ये आर्टिकल जहन में रखने चाहिए। जो जज रिमांड दे उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो खुद को मुतमईन करे कि सूरत हाल में रिमांड बनता भी है या नहीं। किसी शख्स की आज़ादी सलब नहीं की जा सकती और हर मुल्जिम का हक है कि वो जज के सामने अपना नुक्ता नज़र वाजे करे। अदालत ने करार दिया कि इन हक़ाइक़ की रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुल्जिम और दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल में वजन है और रिमांड का हुक्म कानूनी तकाज़ों और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के खिलाफ वर्जी है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव जज के 15 जुलाई 2024 के रिमांड देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाता है। जबकि इसी के साथ अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ 9 मई के केसेस में अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जबकि अहम बात यह है कि समाअत के दौरान भी जजेस ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के सामने कुछ अहम सवालात उठाए थे। समाअत ने जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर दरख्वास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे बनेगा। अगर हमलों में मुल्जिम एहतजाज को लीड करता तो फिर ज़रूर ये जुर्म होता। अगर एक सियासी लीडर कहता है कि एहतजाज करना है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकारी इमलाक पर हमला कर दें। तकरीर का रिकॉर्ड पैमरा के पास होगा। क्या इसमें कोई ऐसी बात है जिससे ये साबित हो कि सरकारी इमलाक पर हमला किया जाए? मगर समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल जजेस को अक्सर सवालात पर कायल नहीं कर सके और आज अदालत ने तहरीरी फैसले में मजीद अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बिजली के महंगे बिल और आईपीपीज़ की कैपेसिटी अदायगियों का मामला इस वक्त अवाम और कारोबारी तबके का सबसे बड़ा मसला बन गया है। जहां एक तरफ अवाम को रिलीफ देने के लिए सियासी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं कारोबारी तबके ने कैपेसिटी अदायगियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने आज इस हवाले से ऐलान किया है कि वो 40 आईपीपीज़ के मालकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर तवानाई अवैस लगारी इस वक्त चीन में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर चीन से तवानाई के कर्जों की रीशेड्यूलिंग की दरख्वास्त कर दी है। क्या चीन पाकिस्तान की इस दरख्वास्त को तस्लीम करेगा? इस समेत दीगर मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहबाज राना ने। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जिस दिन से हुकूमत ने बिजली की कीमतों में दोबारा इजाफा किया है, बेस टैरिफ में औसतन 7 रुपये का इजाफा किया है, तब से तनकीद इस हवाले से भी हो रही है कि बिजली की कीमतें अनअफोर्डेबल हो गई हैं। लेकिन साथ साथ में जो आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट हैं उस पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तनकीद हो रही है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, सियासी रहनुमा हो। इस वक्त जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ है। कल आपने देखा कि साबिक जो निगरान वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एजाज गौहर साहब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर। तो इस वक्त आपको नजर क्या आ रहा है कि जो प्रेशर है वो चाइनीज आईपीपीज़ के हवाले से है कि उनसे रीनेगोशिएट किया जाए, हुकूमती जो आईपीपीज़ हैं वो हदफ है, एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। इनिशियली आपको पता है कि ये जो बिजली की कीमतों में इजाफे की बात है ये आज तो हुई नहीं है। इसके ऊपर 2 से 3 माह से मुसलसल आप देखिए मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैंने की खबरें की हैं, आपके ग्रुप ने की हैं इसके ऊपर खबरें। तो ये फिर अचानक ये जो एक मसला खड़ा हो गया है, ख़ास तौर पर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं वो अब बात कर रहे हैं मेरे ऊपर और आपके ऊपर एज अ रेजिडेंशियल कंज्यूमर हमारे लिए तो बिजली कीमतों में इजाफा हुआ। अनलाइक अस, ये जो इंडस्ट्री है इसको ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 150 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज दिया। हमारी बिजली की कीमतें 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ी हैं और इनकी जो बिजली की कीमतें इंडस्ट्री की वो 7 रुपये 84 पैसे फ़ी यूनिट कम हुई हैं। तो फिर सडनली ऐसा क्या हुआ कि आईपीपीज़ की भी बात हो रही है, चाइना की भी बात हो रही है। इनिशियली लग ऐसे रहा था कि जो ये पब्लिक एक मोमेंटम बनाया गया उसका जो डायरेक्शन थी उसकी वो टूवर्ड्स चाइना थी। फिर ड्यूरिंग दिस कैंपेन हम लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि जो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म अगर होना चाहिए तो गवर्नमेंट पे होना चाहिए, जिसके अपने प्लांट्स हैं और 52% या मोर देन हाफ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो गवर्नमेंट की है और जितनी कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं जिसमें आइडल कैपेसिटी की भी और डेट की भी, उसका जो मेजॉरिटी शेयर है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी शेयर उसका गवर्नमेंट को जा रहा है, उसके बाद चाइना को जा रहा है। तो जो स्कोप था उस चीज़ का वो ब्रॉडर हो गया और अब राइटफुली
जो चीज़ हो रही है वो फोकस मोर देन चाइना पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स और गवर्नमेंट के जो प्लांट्स हैं वो उसकी तरफ जा रहा है। तो दिस इज़ द टाइम, अगर हुकूमत ये समझती है कि इसको ठीक होना चाहिए, जो हम सब समझते हैं इसको ठीक होना चाहिए, ख़ास तौर पर शहजाद साहब जो मोहम्मद अली कमेटी की रिपोर्ट थी मार्च 2020 की, उसमें इन तमाम चीज़ों के मसाइल का हल भी बताया गया और उन जो मसले हैं वो भी बताए गए हैं। तो अगर किसी की नीयत ठीक होती, इस अरसा में 4 हुकूमतें थीं, पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, फिर पीडीएम आई, फिर केयर टेकर्स आए जिसका निगरान वज़ीर आज़म साहब खुद हिस्सा थे, गौहर साहब हिस्सा थे, और फिर चौथी हुकूमत फिर पीडीएम 2 आ गई है। तो कोई ना कोई तो इसके ऊपर बात कर लेता है ना कोई तो उस रिपोर्ट को खोल लेता। अच्छा, एक तो ये मसला आपने जो बताया कि जो हुकूमत के अपने आईपीपीज़ हैं उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी उनको बहुत बड़ी तादाद में जारी है, लेकिन जो चाइना वाला इशू है ये भी दीगर हुकूमतों में ज़ेर बहस रहा है। जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया उसके बाद उस वक्त पीटीआई की हुकूमत ने भी चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ रीनेगोशिएट करने की कोशिश की, बतौर स्टेट भी की, लेकिन फ्रूटफुल नहीं था। और अब आपने बैक टू बैक 2 स्टोरीज़ की जिसमें आपने ये बताया है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बैकग्राउंड जो ब्रीफिंग्स दी गई उसमें जो चाइनीज़ पावर कंपनीज़ हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि हम अपनी आइडियल कैपेसिटी या जो रेट ऑफ रिटर्न है उस पर नेगोशिएट नहीं करेंगे। हाँ, अगर हुकूमत पाकिस्तान जाकर कन्विंस करके जो बैंक से लोन लिया हुआ है, चाइनीज़ बैंक से लोन लिया हुआ है, उसको रिस्ट्रक्चर करवाना चाहती है तो ये उन बैंक्स का सवाबदीद है। तो इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि हमने इसकी दरख्वास्त तो कर दी है, तो क्या वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है? शहजाद साहब, जो चाइनीज़ वे ऑफ वर्किंग है वो बड़ा मुख्तलिफ है। वो उनका एक प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस को रन थ्रू करते हैं। इवन कि अगर कोई रिक्वेस्ट जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उनके लेवल पे भी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना के लेवल पे भी हो, तो उसको नीचे ट्रांसमिट होते हुए उसके ऊपर वो पूरा एक उनका रेगुलर प्रोसेस होता है, उसको वो रन करते हैं, उसमें टाइम लगता है। बाकायदा दरख्वास्त तो हमारे वज़ीर ख़जाना ने और जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर, उन्होंने कर दी है और डेफिनेटली चाइनीज़ ने उसका नोट भी ले लिया होगा और हो सकता है कि कोई वर्किंग ग्रुप भी बन जाए इसके हवाले से, जो ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेड कोल है उसकी कन्वर्जन ऑन लोकल कोल, वो एक अलग टॉपिक है, वो होता है या नहीं होता, बट कोई इसके ऊपर शायद डिस्कशन स्टार्ट हो जाए। आपने सही कहा, मेरी जो इन चाइनीज़ से मुलाकातें हुई हैं, एक ही मुलाकात उनसे हुई थी जिसमें इन कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव तमाम के जो मेजर कंपनीज़ हैं वो मौजूद थे। उन्होंने 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह की हैं और उनकी बातों में वज़न है। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगाए थे, हमने चाइनीज़ कंपनीज, जो चाइनीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे कर्ज लेके लगाए थे। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान उन बैंक्स के साथ जाके बात कर ले, जो वज़ीर ख़जाना ने की है जाके, साइनोशोर के साथ भी की जिसने इस डेट को गारंटी किया है, और बाकी इन्होंने गालिबन चाइना डेवलपमेंट बैंक से भी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने कहा जी हमें एज अ कंपनी इतराज़ नहीं हो सकता, ये जो लेंडर है और जो फाइनल जिसने गारंटी दी है रीपेमेंट की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो अगर तय कर ले तो हम इस पर ठीक है। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे रियल रिलीफ मिलना है, ये अगर डेट की रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, अगर होती है तो शहजाद साहब ये अपफ्रंट रिलीफ है, बाद में उसकी पेमेंट ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कुछ अर्सा पहले दफ़ा इस प्रपोजल को रिपोर्ट किया था, जो ओरिजिनल प्रपोजल था डेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला, एनर्जी वाला, उसमें $1.3 बिलियन एक्स्ट्रा पेमेंट जानी थी 5 साल के बाद। तो अगर 8 साल की एक्सटेंशन होती है, 5 ही होते, वो तो हमें उसमें शॉर्ट टर्म में बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में वो चीज़ स्प्रेड हो जाती है, ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। जहाँ पे बेनिफिट होगा और चाइनीज़ कंपनीज वो तैयार नहीं है, वो जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स है जिसमें टेक और पे वाली जो क्लॉज है, डॉलर इंडेक्स्ड उनको पेमेंट है, टैरिफ डॉलर इंडेक्स्ड है, वो सारी चीज़ें हैं, वो तो वो कंपनियां कह रही हैं कि हम खोलने को तैयार नहीं है। और हुकूमत पाकिस्तान अगर समझती है कि ये पॉलिसी गलत थी, एक नई पॉलिसी ले आए, नए टेंडर्स फ्लोट कर दे, देख लें कितने इन्वेस्टर पाकिस्तान में आते हैं। साथ ही जो एक चीज़ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की और बड़े सरकास्टिकली उन्होंने कही कि आपके जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी होनी चाहिए। तो जो पहले सरमायाकारी पाकिस्तान में आई हुई है, 10 साल बाद आप आके हमें कह रहे हैं कि इसको रीओपन करो, तो ये नहीं हो सकता। सही, लेकिन हाँ, उसमें शहजाद साहब एक बात उन्होंने कही थी, ये चीज़ भी अगर वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ तय कर ले तो वो उनकी मर्जी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे शहबाज राना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।